तो हेलो नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के संरचना के बारे में। स्त्री केसर के संरचना के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने जो परागकण की संरचना वो सब बातें हमने बता दिया। ठीक है, स्त्री केसर की संरचना का जब बात करते हैं तो इसमें एकदम ध्यान से आप लोगों को समझना है और स्त्री केसर को बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक जो है एक पुष्प का जो है स्त्री केसर वाला भाग हम बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना का बात करेंगे। ठीक है, स्त्री केसर, स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना का हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जब स्त्री केसर की संरचना का बात करते हैं साथियों, आपको पता है ये पुष्प का जो है, पुष्प का ये मादा जनन भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा जनन भाग होता है ये पुष्प का। ठीक है, इस तरह से हमारा ये मादा जनन भाग होता है। किसका? पुष्प का ये मादा जनन भाग होता है। और पुष्प का ये जो मादा जनन भाग होता है, इसमें यदि आपको बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसको हम लोग एस्टिग्मा कहते हैं। एस्टिग्मा कहते हैं। और ये हमारा बीच का जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है, जिसको हम लोग एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टाइल। ठीक है, और फिर ये जो आप ये जो संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय, जिसे आप लोग ओवरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ओवरी के नाम से। आपको पता होना चाहिए, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? बीजांड, यानी ओव्यूल के नाम से जानते हैं, जो विकसित होकर भविष्य में बीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बीज बन, ये फल बन जाता है। ये सब बातें हमने किया है। ठीक है, ये सब बातें हमने किया। क्लियर है बात की नहीं? बोलिए, क्लियर है बात की नहीं? ये बताइए। ये सब चीजें संरचना हम यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब जानने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये देखिए जरा। अगर हम बात करें, अगर ऐसे ही संरचना में हम यदि बात करें, ये स्त्री केसर वाला संरचना, आपको पता है किसी पुष्प में ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है या कई हो सकता है। एक हो सकता है या कई हो सकता है। तो ये स्त्री केसर का बात की, ये संरचना किसी पुष्प के बीच में या तो एक होगा या तो कई होगा। जब एक होगा, ऐसे ध्यान रखिए, इसी स्त्री केसर यानी एक को स्त्री केसर बोलते हैं। बहुत सारा होता तो उसको जयांक कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर के आधार पर, स्त्री केसर के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। स्त्री केसर के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो स्त्री केसर के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। क्लियर है बात? अब दो प्रकार कौन कौन है, प्यार से समझने का कोशिश कीजिए। ये जो दो प्रकार है, दो प्रकार हम सर ये कह सकते हैं, किसी पुष्प में ये एक ही हो सकता है। जब किसी पुष्प में एक ही स्त्री केसर होगा, उसको एकांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांडपी कहेंगे। ठीक है, एकांडपी। इसको कहेंगे इंग्लिश में मोनो कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, एकांडपी कहेंगे। किसी पुष्प में ये एक से ज्यादा हो सकता है, दो तीन चार हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? बहु अंडपी कहेंगे। बहु अंडपी कहेंगे। अंडपी कहने का मतलब अंडाशय। जब दो हो, एक होगा तो एगो अंडाशय, दो होगा दो अंडाशय, इसलिए बहु अंडपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। क्लियर है बात?
तो यानी स्त्री केसर के आधार पर हम दो भाग में बांट सकते हैं, एकांडपी और क्या कह सकते हैं, बहुअंडपी कह सकते हैं। एकांडपी और क्या कह सकते हैं, बहुअंडपी कह सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब एकांडपी क्या होता है, जब किसी पुष्प में एक ही अंडाशय हो, जब किसी पुष्प में एक ही अंडाशय हो, कहने का मतलब एक ही स्त्री केसर हो, एक ही स्त्री केसर हो। जब किसी पुष्प में क्या कहेंगे, जब किसी पुष्प में, जब किसी पुष्प में एक ही स्त्री केसर, एक ही स्त्री केसर या कह सकते हैं अंडाशय हो, तो उसे क्या कहेंगे, एकांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांडपी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एकांडपी कहते हैं। क्लियर है बात? जब किसी पुष्प में एक ही हमारा क्या हो, स्त्री केसर हो, तो एक ही स्त्री केसर तो एक अंडाशय, तो उसे एकांडपी कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर हो, तो उसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी। क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। एक से अधिक स्त्री केसर हो उसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। क्लियर है बात? एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, उदाहरण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, उदाहरण। आप याद रखिएगा मटर, चना, और ऐसे याद रखिएगा लेग्यूमिनोसी कुल का जो सब भी पौधा आएगा, लेग्यूमिनेसी कुल का, है ना, तो उसमें क्या होता है, एकांडपी होता है। क्या होता है, एकांडपी होता है। क्या होता है, एकांडपी होता है। क्लियर है बात? एकांडपी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें याद रखिएगा, जैसे आप याद रखिएगा क्या, गुड़हल याद रखिएगा, है ना, तो ये सब भी गुड़हल में भी क्या होता है, एकांडपी होता है। ये इस टाइप की संरचना एकांडपी का उदाहरण हो जाएगा। तो एकांडपी मतलब फिर से समझ लीजिए, जब एक ही स्त्री केसर हो, जब स्त्री केसर एक ही हो, अंडाशय भी एक ही होगा, तो ऐसे पुष्प को हम लोग एकांडपी कहेंगे। जब एक से अधिक होगा, 2, 3, 4 कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुअंडपी कहेंगे। अब एक से अधिक जो होगा, ये या तो सटा हुआ रहेगा या तो अलग अलग रहेगा, या तो सटा हुआ रहेगा या तो अलग अलग रहेगा। जब एक से अधिक स्त्री केसर होगा तो आपस में सटा हुआ होगा या तो आपस में अलग अलग होगा। जब आपस में सटा हुआ होगा उसको कहेंगे युक्तांडपी। क्या कहेंगे, युक्तांडपी। जब आपस में हटा हुआ होगा उसको बोलेंगे वियुक्तांडपी। कहने का मतलब इसे भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा बहुअंडपी है, उन्हें बहुअंडपी है, बहुअंडपी, इसे हम लोग दो पार्ट में आसानी से बांट सकते हैं। कितने पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट में। क्या क्या सर बांट सकते हैं, एकदम आसान है दो पार्ट में बांटना। क्या कहेंगे, एक तो कहेंगे युक्तांडपी, एक कहेंगे वियुक्तांडपी। अब युक्तांडपी वियुक्तांडपी इंग्लिश भी होता है, ये इंग्लिश होता है। क्या इसको कहते हैं, साइनो कार्पेलरी, यानी कार्पेस भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं ओपो कार्पेलरी। ठीक है, तो साइनो और क्या कह सकते हैं, ओपो कह सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा, इसमें हमने ये सीखा कि जब एक से अधिक हो तो आपस में सटा हुआ होगा, आपस में क्या हुआ होगा, सटा हुआ होगा। जब आपस में हटा हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे वियुक्तांडपी कहेंगे। अब बात करते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे, कहेंगे स्त्री केसर आपस में जुड़ा हुआ होता है। स्त्री केसर आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और क्या कहेंगे,
स्त्री केसर, स्त्री केसर एक दूसरे से अलग रहता है, यानी विमुक्त रहता है। एक दूसरे से क्या रहता है? अलग रहता है। जब एक दूसरे से सटा हुआ होगा तो युक्तांडपी, और जब एक दूसरे से अलग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वियुक्तांडपी। क्लियर है बात? सटा हुआ रहेगा तो युक्तांडपी, अलग अलग हटा हुआ रहेगा तो वियुक्तांडपी। ठीक है। इसमें यदि बात करें, आप लोग याद रखिएगा, उदाहरण ज्यादा जरूरी है, उदाहरण ज्यादा जरूरी है। इसमें आप याद रखिएगा, युक्तांडपी में टमाटर, क्या याद रखिएगा? टमाटर, बैंगन, है ना, टमाटर, बैंगन, इसके एग्जाम्पल में याद रखिएगा। टमाटर और क्या याद रखना है? बैंगन याद रखना है। किसके एग्जाम्पल में? जो हमारा युक्तांडपी है, युक्तांडपी के उदाहरण में टमाटर और क्या आ जाएगा? बैंगन आ जाएगा, युक्तांडपी। और इसके बाद इसमें भी कई और आते हैं, जैसे हम लोग का जो आसपास का पौधा है, आसपास में हो गया कमल, कमल हो गए, गुलाब हो गए, तो ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसका जो स्त्री केसर होता है आपस में अलग अलग रहता है। इसका स्त्री केसर आपस में क्या होता है? सटा हुआ होता है। जब आपस में सटा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? युक्तांडपी। जब हटा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वियुक्तांडपी बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब हम फिगर के साथ एक बात बताने का कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक फिगर बना रहे हैं, ये हमारा एक फिगर है। एक फिगर और है, एक फिगर इस टाइप से है। आप ये देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इसका जो अंडाशय है, इसका जो ये अंडाशय है, इसमें कई है लेकिन आपस में अलग अलग है। ये किसका उदाहरण हो गया? वियुक्तांडपी का। ये इस किसका उदाहरण हो गया? ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ये हमारा सटा हुआ, अब बहुत सारा है लेकिन सटा हुआ है, तो इसको किसका उदाहरण हो गया? युक्तांडपी का। ये अलग अलग है तो किसका उदाहरण हो गया? वियुक्तांडपी का। क्लियर है बात? वियुक्तांडपी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यदि बात करें, ये जो हमारा इससे पहले जो हमारा ये था, ये एक प्रकार का, ये क्या है? ये किसका उदाहरण हो गया? अभी एकांडपी का। ये किसका उदाहरण हो गया? एकांडपी का। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अंडाशय है। कितने? एक ही अंडाशय। कहिएगा तो फिगर को उस साइड लेके चले जाएं, ठीक रहेगा। चलिए क्लोन बनाइए, मूव करते हैं और यहाँ पर हम छाप देते हैं। चलिए हो गया। ओ यार, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? एकांडपी का। क्योंकि इसमें एक ही अंडाशय है, एकांडपी का उदाहरण हो गया। ये हमारा युक्तांडपी है, आपस में जुटा हुआ है। ये वियुक्तांडपी है, आपस में हटा हुआ है। और यदि आपको पूछेगा ये किसका पौधा का ये है, तो ये कहिएगा पेपावर का। किसका है? पेपावर का। ये याद रखिएगा। ये किसका, कौन उदाहरण है?
पेपावर का, आपके एनसीईआरटी का आता है ये पेपावर है, ठीक है। अगर ये पूछेगा ये कौन सा है तो आप कहिएगा माइचेलिया है। क्या है? माइचेलिया। माइचेलिया के पुष्प कैसा होता है जी, आपको ये पूछ देगा तो आप कह दीजिएगा एकदम आसानी से ये कैसा होता है, ये होता है युक्तांडपी होते हैं। ये पेपावर क्या होता है? युक्तांडपी होते हैं। आप एकांडपी, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी समझ गए होंगे। एकांडपी फिर समझ लीजिए एक ही अंडाशय होगा, एक ही स्त्री कोशर होगा। जो बहुअंडपी दो प्रकार का आपस में जुड़ा हुआ होगा तो युक्तांडपी, हटा हुआ होगा तो वियुक्तांडपी। हम इस प्रकार से हम लोग इसे कह देंगे, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? ये सब क्लियर है कि नहीं बताइए? ये सब हमारा क्लियर है, ये सब क्लियर है, ये सब बातें हमने अभी कर लिया। अब हम लोग जो मेन टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या? बीजांड की संरचना। किसकी संरचना? बोलिए। जो हमारा बीज के अंदर अंड है उसी की संरचना के बारे में हम बात करेंगे, यानी हम कहेंगे क्या? बीजांड, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना का हम क्या करेंगे? बात करेंगे। बीजांड की संरचना का हम बात करेंगे। बीजांड की संरचना में सबसे पहले हम जो है बीजांड की संरचना में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? पहले हम बीजांड की संरचना बनाने वाले हैं। आपको पता है इस तरह से अंडाशय, इस तरह से अंडाशय के भीतर हमारा क्या होता है? इस तरह से जो अंडाशय है इसके भीतर हमारा क्या होता है? बीजांड होता है। इसके भीतर हमारा क्या होता है? बीजांड होता है ना। इसके भीतर क्या होता है? बीजांड होता है। इसी बीजांड को जो है हम थोड़ा सा बाहर करके जूम करते हैं। बीजांड को जब जूम कीजिएगा तो आप इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से संरचना हमारा नजर आएगा। इसके बाद जो है ठीक है। तो इस प्रकार से संरचना हमारा किसका बन जाएगा? बीजांड का बन जाएगा। क्लियर है बात? इस प्रकार से हमारा संरचना क्या बन जाएगा? बीजांड का। अब यहां देखिए ये जो हमारा ऊपर की तरफ गया है इसको हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। बीजांड, बीजांड वृंत कहते हैं। क्लियर है बात? बोलिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत कहते हैं। ये बीजांड वृंत जो है, जो हमारा प्लासेंटा होता है, इस यहाँ से आने वाली पराग नलिका इससे जुड़ता है। ये पराग नलिका है। परागकण जिस नलिका से तो उसको क्या कहते हैं? पराग नलिका। इससे ये जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। बोलिए। क्लियर है? इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? हाइलम के नाम जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नाभिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नाभिका। नाम याद करते जाइए सभी का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। इसको हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं, जिस होके परागकण अंदर घुसता है। बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। क्या कहते हैं इसको? बीजांड द्वार कहते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आप आधारीय भाग देख रहे हैं इसको निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग, जिसको हम लोग चैलाजा भी कहते हैं। चैलाजा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर आधारीय भाग हमारा क्या कहलाता है? चैलाजा कहलाता है। और हमारा ये जो दोनों संरचना देख रहे हैं ये ढका हुआ है। ढका हुआ इसको क्या कहेंगे? अध्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यावरण। आवरण का काम करता है। ये किसका काम करता है? आवरण का काम करता है। ठीक, क्लियर है बात? ये किसका काम करता है? आवरण का काम करता है। अब अंदर में जो आप ये जो हमारा मांसल संरचना देख रहे हैं, ये हमारा जो ये टोटल मांसल संरचना देख रहे हैं, ये तो ये जो मांसल संरचना देख रहे हैं, इस मांसल संरचना का नाम हम लोग क्या कहते हैं? बीजांडकय। क्या देंगे नाम? बोलिए। बीजांडकय नाम देंगे। बीजांडकय नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बीजांडकय नाम देंगे। अब जो मेन चीजें हैं इसके अंदर जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, यही चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं?
भ्रूण कोश कहते हैं। ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में 7 कोशिका होता है, 8 केंद्रक होता है, 7 कोशिका, 3 2 5 2, ठीक है। इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, इसको सहायक सेल, इसको अंड सेल कहते हैं, इसको केंद्रीय सेल कहते हैं। ये सब बात ये जब भ्रूण कोश की संरचना पढ़ेंगे तब ये सब चीज जानेंगे। अभी आपको टोटल का संरचना जानना है, टोटल ऐसी संरचना होता है। ये सब बातें आपको लिखना है, लिख लीजिए क्या बताइए। ये सब संरचना आपको चित्र देख करके बनाना है। परीक्षा में पूछेगा आपको बीजांड की संरचना कैसा होता है, ये एक एक करके हम लिखने का प्रयास करते हैं, एक एक करके लिखने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसको चलिए अगला पेज पर ही लिख देते हैं। अब बात करते हैं बीजांड की संरचना में। यदि हम बात करें बीजांड की संरचना में, सबसे पहला जो हमारा होता है, जो लिखने की बात है, क्या कहेंगे, पुष्प के अंडाशय, पुष्प के अंडाशय के अंदर, पुष्प के अंडाशय के अंदर, पुष्प के अंडाशय के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण अंडाशय के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे, जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। यह निषेचन के बाद बीज बनता है। निषेचन के बाद क्या करता है, बीज बनता है ना। इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं, वो बात हम बात करेंगे। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, वो बात हम बात करेंगे। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग आप लोग को पता होना चाहिए, पहला जो भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, है ना। इसको हम लोग फोनिकल या फोनाइकल भी इसको हम लोग कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। जहां हमने यहाँ पर देखा ये संरचना बीजांड वृंत है, ठीक है, इसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, यह एक डंठल जैसी संरचना, क्या कहेंगे, यह एक डंठल जैसी संरचना है, डंठल जैसी संरचना है, जो बीजांड को अंडाशय, बीजांड को क्या करता है, अंडाशय के बीजांडासन, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लासेंटा, है ना, नस बीजांडासन से जोड़ती है। बीजांडासन से क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर है बात, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा हैगा, दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। इसको हाइलियम कहते हैं, हाइलम, ठीक है। ये नाभिका कहते हैं। इसका क्या काम है सर, एकदम आसान है। इसका काम क्या है, वह स्थान जहां बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड वृंत से जुड़ता है। बीजांड वृंत से क्या करता है, जुड़ता है ना। जहां ये बीजांड वृंत से जुड़ता है, बीजांड का मुख्य शरीर ये जुड़ता है, ठीक है, तो ये बात बोलते हैं, ठीक है, जुड़ता है। अब जो आप देख रहे हैं, अध्यावरण देख रहे होंगे, अध्यावरण मतलब होता है बीजांड का जो आवरण होता है, जिसको हम लोग
इंटीगुमेंट्स कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में ये जरूरी है, बीजांड के क्या कहेंगे, बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर एक या दो सुरक्षात्मक परत होती है जो निषेचन के बाद बीज चोल मतलब सीड कोट, आप लोग दाल आर का छिलका देखे हैं ना, सीड कोट बन जाता है, बीज का छिलका बन जाता है, बीज का क्या बन जाता है, छिलका बन जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, बीज का क्या बन जाता है, छिलका बन जाता है। क्लियर है बात, बीज का क्या बन, ये टेढ़ा नजर आ रहा है थोड़ा सा, बीज का क्या बन जाएगा, छिलका बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद चौथा जो भाग होता है जिसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं, मैक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या जरूरी है सर इसका, जरूरी ये है अध्यावरण के सिरे पर, देख रहे हैं, अध्यावरण के सिरे पर, ऊपर में है ना, सिरे पर एक छोटा छिद्र होता है, जिससे पराग नलिका बीजांड के भीतर प्रवेश करता है, यानी बीजांड के भीतर इसी के माध्यम से क्या करता है, प्रवेश करता है। क्लियर है बात, इसी के माध्यम से बीजांड के भीतर क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए अगला जो पांचवा होगा हमारा, जो पांचवा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, निभाग। इसको क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे, इसको चेलाजा भी हम लोग कहते हैं, निभाग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना इससे। क्या कहेंगे, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का क्या है, आधारीय भाग है ना। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग यानी चेलाजा कहलाता है, ये आपको ठीक है यहाँ। उसके बाद छठा जो हमारा होगा, छठा हमारा क्या होगा, इस फिगर में छठा हमारा क्या होने वाला है, हमने बीजांड वृंत लिख दिया, हाइलम, नाभिका, बीजांड द्वार, अध्यावरण, अच्छा बीजांड का और भ्रूणकोश, दो चीज बताना क्या लिखल है, बीजांड का, क्या बोलेंगे, बीजांड का, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, बीजांड का। क्या सर इसका क्या काम है, एकदम आसान भी हो जाएगा इसका भी काम, कहेंगे अध्यावरणों से घिरा हुआ मृदु उत्तक, नमा क्लास में मृदु उत्तक पढ़े हैं, मृदु उत्तक यानी पेरेनकाइमा उत्तक, मृदु उत्तक, पेरेनकाइमा मृदु उत्तक
कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह है जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या करता है पोषक तत्व? ये भ्रूण कोश को क्या कहते हैं? जो भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण कोश को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसके बाद हमारा जो अंतिम भाग हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में ये जानेंगे, इसके बारे में बीजांडकय के भीतर स्थित मादा युग्मकोद्भिद है, यानी मेल गैमीट है एक प्रकार का, बोल सकते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश में सामान्यतः 7 सेल्स और 8 केंद्रक होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम यहाँ से फिर से समझा देते हैं आपको। हमने यहाँ से बताना शुरू किया, यहाँ से इसमें हमने बताया स्त्री केसर की संरचना। आपने पुष्प के स्त्री केसर देखें, आपने पुष्प के स्त्री केसर देखें। स्त्री केसर जो देखें तो स्त्री केसर बीच में होता है। किसी पुष्प में जब एक ही स्त्री केसर होगा उसको हम लोग एक अंडपी कहेंगे। किसी पुष्प में 2 या 2 से अधिक स्त्री केसर होगा उसको हम लोग बहुअंडपी कहेंगे। मुद्दा ये है कि जब 2 या 2 से अधिक अंडपी होंगे, अंडाशय होंगे, तो आपस में जब सटा हुआ होगा तो उसको युक्त अंडपी कहेंगे। क्या कहेंगे? युक्त अंडपी कहेंगे। जब आपस में अलग अलग होगा उसको वियुक्त अंडपी कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने पेपावर का पौधा का देखा अंडाशय, तो ये आपस में सटा हुआ, बहुत सारा अंडा सटा हुआ है तो युक्त अंडपी हुआ, युक्त है, सटा हुआ है। कमल गुलाब के देखते हैं तो उसका अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियुक्त अंडपी कहते हैं। ये हमारा एक अंडपी का उदाहरण हो गया गुड़हल का। बाकी हमारा जो अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, जो आगे चल के बीज बनता है, उसके संरचना के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से इसी अंदर के संरचना को जूम किए तो ऐसा नजर आया। तो ये जो पाइप जो जुड़ा हुआ, ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो इसको बीजांड वृंत कहते हैं। जहां पर जुड़ता है उस स्थान पर धंसा हुआ तो उसको महैलम यानी नाभिका कहते हैं। चारों तरफ से हमारा जो बीच में होता है, बीच में हमारा बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। जिस आवरण से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण एक जगह पर छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं, जिस होके परागकण इसके अंदर घुसता है और निषेचन होता है। और इसका आधारीय भाग जो नीचे का भाग होता है उसको निभाग यानी चेलाजा कहते हैं। ये चीजें हमने जाना, एक एक करके हमने लिखा कि पुष्प के अंडाशय के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इसे ही गुरु बीजाणु, लघु बीजाणुधानी, परागकोश याद कीजिए, परागकोश, लघु बीजाणुधानी, और इसको क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। इस निषेचन के बाद यह बीज बन जाता है। इसके निम्न भाग होते हैं क्या? पहला बीजांड वृंत होता है। यह एक डंठल जैसी संरचना है जो बीजांड को अंडाशय के बीजांडासन प्लासेंटा से जोड़ता है, यानी प्लासेंटा से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद नाभिका है वो स्थान जहां बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड वृंत से जुड़ता है। अध्यावरण आपको पता है, चारों तरफ से जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो निषेचन के बाद बीज का छिलका बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। बीजांड द्वार इसी होके छोटा सा छिद्र होता है, पराग नलिका, परागकण अंदर जाता है। निभाग हमारा चेलाजा जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत होता है, आधारीय भाग, उसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं।
और बीजांडकाएं चारों तरफ से जो भ्रूणकोश के चारों तरफ पोषण प्रदान करने के लिए उसे बीजांडकाएं कहते हैं। भ्रूणकोश आपको पता है बीजांडका के भीतर जो मेन रूप से बीज का अंदर का भाग बनेगा तो वो हमारा, इसमें 7 कोशिका होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं, यानी कहीं न कहीं एक कोशिका में 2 केंद्रक हो गए। भ्रूणकोश को अगले वीडियो में बहुत अच्छा से सीखने का कोशिश करेंगे। विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लंबा वीडियो ना हो जाए इसीलिए यही टॉपिक, इस एक ही टॉपिक पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।